ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमने पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 12th बोर्ड ज्योग्राफी के सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर हमने बात की थी। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं कि और क्या सिलेक्टेड टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट जो बिंदु हमारा बनता है वह इस प्रकार है। कुछ अधिवासों के टॉपिक दे रखे हैं। जी हाँ, अधिवासों में आपको जो विशेष बातें याद रखनी है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, जैसे ग्रामीण अधिवासों का टॉपिक दे रखा है। ग्रामीण अधिवासों में विशेष विशेष जो टॉपिक बनते हैं, जैसे आयताकार प्रतिरूप को लेकर है, जिसमें एक चौराहे पर जो है 4 सड़कों का समकोण पर क्रॉसिंग होती है और उनकी चारों ओर जो अधिवास विकसित हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके आयताकार प्रतिरूप। जी हाँ, इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि वर्ताकार प्रतिरूप, जिसमें केंद्र में कोई झील हो सकती है, कोई तालाब हो सकता है, कोई दुर्ग हो सकता है या कोई धार्मिक स्थल हो सकता है, उसके चारों ओर जो अधिवास विकसित हो जाते हैं वो कहलाते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। अर्धवर्ताकार प्रतिरूप, जिसमें बताना आपको कि कोई भी सड़क जो अर्ध चंद्र आकृति के रूप में निकल रही है और उसके आसपास में जो अधिवास, ग्रामीण अधिवास विकसित हो जाते हैं वो कहलाते हैं आपके अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। इसी प्रकार रेखीय प्रतिरूप, जिसमें कोई मुख्य सड़क मार्ग हो सकता है या कोई रेल मार्ग हो सकता है, उसके आसपास में जो अधिवास विकसित होते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेखीय प्रतिरूप। यह पिछले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी प्रकार नाभिकीय प्रतिरूप, केंद्र से चारों ओर जो अधिवास विकसित होते हैं वो नाभिकीय प्रतिरूप। इसी प्रकार तीर प्रतिरूप, जिसमें अधिकतर 2 नदियों के संगम पर या 2 सड़कों के संगम पर बीच वाला जो क्षेत्र होता है, 2 नदियों का संगम हो रहा है साथियों, तो बीच वाला ये जो क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, आपके दोआब क्षेत्र। जी हाँ, इस दोआब क्षेत्र में जो अधिवास विकसित हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके तीर प्रतिरूप, जो डेल्टाई क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार तारा प्रतिरूप, जिसमें केंद्र से कुछ सड़कें निकलती हैं अलग अलग दिशाओं में और प्रत्येक सड़कों के साथ साथ में जो अधिवास विकसित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ताराकार प्रतिरूप। अर्य प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप में केंद्र से आप नोटिस कर रहे होंगे सड़कें निकल रही हैं, लेकिन ये सड़कें कैसी हैं साथियों, लहरदार रूप में, अर्थात इस लहरदार सड़कों के आसपास में जो रिक्त स्थान है वहां पर जो अधिवास विकसित हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके अर्य प्रतिरूप। जी हाँ, प्रतिरूपों को लेकर ये टॉपिक विशेष तौर पे पूछा जाएगा। इसी संदर्भ में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बात करते हैं, जो इस प्रकार है आपके। नेक्स्ट जो बिंदु हमारा बनता है साथियों वह धारावी बस्तियों से संबंधित है। इन धारावी बस्तियों में आपको क्या टॉपिक नोटिस करना है, जो अभी वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में यह धारावी शब्द आपको न्यूज़पेपर में वगैरह देखने को मिला होगा। जी हाँ, वैसे मैं यहाँ बता देता हूं आपको। धारावी, जी हाँ, ये धारावी बस्तियां महाराष्ट्र अर्थात मुंबई की एक स्लम बस्तियां होती हैं, या जिनको हम गंदी बस्तियां भी कह सकते हैं। इन बस्तियों के विकास को लेकर गुजरात के कुम्हार यहाँ पर आकर बस गए थे, उन्होंने इस बस्ती का विकास किया जो मुंबई के जुहू के निकट, जी हाँ,
मुंबई के जुहू के निकट जो रेल पटरी है उसके सहारे सहारे ये बस्तियां विकसित हो चुकी हैं। इन बस्तियों में आपको 90 फुट रोड भी ध्यान में रखना है, जहां पर ये मुख्य सड़क होती है। बाकी इन बस्तियों में आवागमन परिवहन साधन बिल्कुल निषेध होता है, मना होता है, नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर आम सुविधाएं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, लोगों के लिए रोजगार है आदि व्यवस्थाएं नहीं होती है, स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था नहीं होती है। तो ये धारावी बस्तियों का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में आपको बिंदु ध्यान में रखना है कि कई बार नगरों के प्रकार को लेकर टॉपिक पूछा जाता है। नगरों के प्रकार को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउनशिप को लेकर पूछा जाता है। तो नगरों के प्रकार में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इनको इस प्रकार वर्गों में बांटकर आपको अध्ययन करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आपको बताना है नगर, महानगर, इसी प्रकार थर्ड जो बिंदु आपको बताना है वह है आपके सन्नगर, और फोर्थ जो बिंदु बताना आपको साथियों वह बताना आपको वृहतनगर। जी हाँ, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहतनगर। बोर्ड एग्जाम में विशेष तौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सन्नगर को लेकर। जी हाँ, सन्नगर में आपको बताना है कि दो या दो से अधिक जो नगर होते हैं वो विस्तारित होते हुए आपस में जुड़ जाते हैं। मान लीजिए एक नगर ये है और एक नगर ये है, ये दोनों नगर फैलते हुए विस्तारित होते हुए यदि आपस में जुड़ जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सन्नगर। और सन्नगर शब्द का जो प्रयोग किया था 1915 में पैट्रिक गिडीज ने। जी हाँ, यह आपको शब्द याद रखना होगा, पैट्रिक गिडीज महोदय। इसी प्रकार वृहतनगर, इस वृहतनगर को नाम दिया गया है मेगा लो पॉलिस नगर। जी हाँ, वृहतनगर को कहा जाता है मेगालो पॉलिस नगर। और मेगालो पॉलिस शब्द का प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं वह आपको ध्यान में रखना है 1857 में 1857 में जिन गॉटमैन महोदय का नाम आपको याद रखना होगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिन गॉटमैन महोदय। जी हाँ, पैट्रिक गिडीज और जिन गॉटमैन, ये एग्जाम में टॉपिक बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम अग्रसर होते हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस प्रकार है, मानव व्यवसायों के वर्गीकरण को लेकर टॉपिक है। जी हाँ, टॉपिक आपके सामने ही है, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में आपको जो विशेष बात ध्यान में रखनी है कि मानव व्यवसाय के वर्गीकरण को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसा आप नोटिस कर सकते हैं, फर्स्ट जो है आपके प्राथमिक व्यवसाय। क्या होते हैं प्राथमिक व्यवसाय? जिसमें प्रकृति के साधनों के आधार पर मनुष्य क्रियाकलाप करके अपनी आजीविका चलाता है, तो वो प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें आप नोटिस कर सकते हैं आखेट है, भोजन संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, खनन कार्य है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मानव व्यवसायों में अगला जो बिंदु है वह
द्वितीयक व्यवसाय को लेकर। द्वितीयक व्यवसाय जो विनिर्माण से संबंधित होते हैं, अर्थात विनिर्माण से तात्पर्य प्रकृति से जो भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं उन्हें परीक्षण करके वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से उन्हें उत्पादित वस्तु में बदलना, वो प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण। और यह प्रक्रिया होती है कल कारखानों में, उद्योग धंधों में। इसी प्रकार जितने भी निर्माण कार्य है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, बिजली उत्पादन वगैरह है, प्रसंस्करण या अन्य निर्माण उद्योग भी इसके अंतर्गत बताना है। देन थर्ड बिंदु पर आता है आपके तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में आपको बताना है जितने भी सेवा संबंधी कार्य होते हैं, जैसे परिवहन है, व्यापार है, संचार है, प्रशासन अर्थात पुलिस प्रशासन है, डाक सेवा है, ठीक है ना, मनोरंजन है, बैंक है, बीमा है, पर्यटन है, ये सभी उदाहरण आपको बताना है तृतीयक क्रियाकलाप में बताना है। चतुर्थ क्रियाकलाप या चतुर्थ व्यवसाय जिसमें सूचना, शोध संबंधी, प्रबंध और शिक्षा संबंधी सारे कार्य आते हैं, वो आपके चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। इसी प्रकार पंचम व्यवसाय में आपको बताना है कार्यकारिणी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान कार्य संबंधी, सरकारी कार्य जितने भी हैं, कानूनी व तकनीकी सलाहकार, ये सभी आपको पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत बताना है। तो इन 5 क्रियाकलापों में से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वह सेवा सेक्टर को लेकर है, इसकी सारणी को लेकर है। जी हाँ, ये आपको सारणी अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। जैसे तृतीयक जो क्रियाकलाप है उसमें व्यापार है, परिवहन है, संचार है और सेवाएं हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यवसाय एवं वाणिज्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार दे रखे हैं, देखो, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। जी हाँ, थोक व्यापारी जो बड़े व्यापारी होते हैं, फुटकर जो छोटे व्यापारी होते हैं। इसी प्रकार परिवहन में रेल परिवहन, सड़क और वायु परिवहन, ये कभी कभार पूछे जाते हैं। और संचार के अंतर्गत परिवहन के साधनों से भी संचार होता है, दूर संचार जो टेलीफोन, टेलीविजन के माध्यम से, श्रव्य दृश्य के माध्यम से, ये आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ क्रियाकलाप में जैसे सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित, अभी पूर्व अध्याय में आपने पढ़ा है। पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ है, निर्णयकर्ता है, परामर्शदाता है, नीति निर्धारक तत्व आदि बिंदु इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसी प्रकार अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला जो बिंदु है वह इस प्रकार है। जी हाँ, आपके चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण को लेकर टॉपिक दे रखा है। जी हाँ, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण क्या डिफरेंट होता है? चलवासी पशुचारण ये पशुपालक चारे की उपलब्धता के आधार पर और पानी की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है चलवासी पशुचारण। वाणिज्य पशुचारण जिनका पशु पालने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है केवल और केवल व्यापार करना, वाणिज्य कार्य करना। इन पशुपालन के अंतर्गत, चलवासी के अंतर्गत, इनमें पशु प्राकृतिक रूप से ही पाले जाते हैं, कोई वैज्ञानिक ढंग से या चिकित्सा प्रणाली नहीं होती है, जबकि यहाँ पर वैज्ञानिक रीति से और चिकित्सक की देखरेख में पशुओं को पाला जाता है। इसमें पशुपालन केवल जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए, और इसका जो मूल उद्देश्य होता है वह व्यापार आधारित आर्थिक क्रियाओं को होता है। यह पशुपालन जो है वो पुरानी दुनिया में सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है और यह नई दुनिया में अर्थात विकसित देशों में यह विशेष तौर पे पाया जाता है।
इसी प्रकार पशुपालन के आधार पर ही एक टॉपिक आपके कृषि को लेकर भी बनता है, वो इस प्रकार है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विस्तृत वाणिज्य, अनाज, कृषि। जी हाँ, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है। तो विस्तृत से तात्पर्य यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई बड़ा क्षेत्र, बड़े भूभाग, अर्थात खेतों का आकार, जोतों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। वाणिज्य का तात्पर्य यहाँ पर आपको बताना है, व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि कार्य किया जाता है। और अनाज से तात्पर्य यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए विशेष तौर पे बता रखे हैं, और कृषि का मतलब एग्रीकल्चर को लेकर बड़े क्षेत्रों में यह कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें मानव श्रम के बजाय मशीनीकरण का अत्यधिक यहाँ पर उपयोग किया जाता है। एग्जाम में इनके जो क्षेत्र पूछे जाते हैं वो क्षेत्र इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। क्षेत्र में जैसे विश्व मानचित्र में मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम में पूछे जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड मैप में आपने जैसे देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए वाला क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, यहां पर जो क्षेत्र पाया जाता है वो आपके होता है प्रेरी प्रदेश। जी हाँ, प्रेरी प्रदेश आपको यहां बताना है। इसी प्रकार यहां पर आपके एक टॉपिक दे रखा है दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, वहां पर आपको बताना है कि पंपाज क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका में आपको जो क्षेत्र बताना है वह बताना आपको वेल्स घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार एशिया और यूरोप का जो क्षेत्र होता है साथियों, वो क्या कहलाता है, यूरेशिया। यूरेशिया में आपको बताना है स्टेपीज। स्टेपीज क्षेत्र कहां बताओगे, यूरेशिया में, जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र माने जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में आपको बताना है डाउन्स घास के मैदान जो यहां पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहां आ रखा है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड वाले बेल्ट में आपको बताना है कैटरबरी। कैटरबरी क्षेत्र आपको बताना है न्यूजीलैंड के क्षेत्र। तो ये प्रमुख क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, और इन क्षेत्रों में जो विशेष बातें हैं वो एक बार वापस बता देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको ध्यान में रखना है प्रेरी घास के मैदान। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में आपको ध्यान में रखना है पंपाज। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में आपको नॉलेज रखना है वेल्स। यूरेशिया प्रदेश में आपको ध्यान में रखना है स्टेपीज। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और न्यूजीलैंड में आपको ध्यान में रखना है कैटरबरी। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को लेकर बात करते हैं। जी हाँ, ये विशेष टॉपिक है
जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, आप पुराने साल के पेपर उठा के भी देख सकते हैं, उनमें क्वेश्चन आ चुका है। और टॉपिक बहुत ही सरल है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर लीजिए। मान लीजिए आप एक उद्योगपति हैं, आप किसी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो कौन कौन से कारक आपको प्रभावित करेंगे। सबसे पहला कारक आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में क्या होनी चाहिए, साथी पूंजी होनी चाहिए। बिना पूंजी के कोई व्यापार, कोई उद्योग संचालित नहीं किया जा सकता। फिर आपके पास में कुशल श्रमिक होने चाहिए जो उस उद्योग में कार्य प्रणाली को कार्य कर सके, समझ सके। फिर आपके पास में निकटवर्ती कोई बड़ा मार्केट, बाजार होना चाहिए जहां आप वस्तुओं का विक्रय कर सके। इसके साथ ही मार्केट तक ले जाने के लिए, माल को ले जाने के लिए, कच्चे माल को लाने के लिए परिवहन व संचार साधनों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार शक्ति संसाधन, जिसमें जल विद्युत, बिजली हो सकती है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रॉ मटेरियल, कच्चा माल हमें चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप किसी क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग लगाना चाहते हैं, तो नो डाउट सूती वस्त्र के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कपास। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपको कपास चाहिए। इसी प्रकार लोह इस्पात उद्योग के लिए लोहा हो जाएगा। और चीनी उद्योग के लिए गन्ना रॉ मटेरियल हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आप जहां उद्योग लगा रहे हैं तो वहां की सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी आपको प्रभावित करेगी। वस्तुओं के ऊपर टैक्स वगैरह जो भी है वो सरकारी नीतियों में आपको ध्यान में रखना है। उच्च तकनीकी उद्योगों में आज कंपटीशन का जमाना है, तो औद्योगिक क्षेत्रों में आपको नवीनतम मशीनों का, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। और वहां की जलवायु, क्लाइमेट भी आपको प्रभावित कर सकता है। और जलापूर्ति, जल संसाधन की विशेष आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखना है। 7, 8, 9 और 10 इनका विवरण एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा वह है उद्योगों के वर्गीकरण को लेकर। जी हाँ, इनमें से आपके एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन के रूप में भी टॉपिक बन सकता है। उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहले है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपके कुटीर उद्योग, सेकंड है आपके लघु उद्योग और थर्ड आते हैं आपके बृहत उद्योग। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुटीर उद्योग जो घर परिवार में संचालित होता है, बृहत उद्योग जो आसपास के क्षेत्रों में छोटे बड़े उद्योग होते हैं, और बृहत उद्योग जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के बड़े उद्योग माने जाते हैं। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण बताइए। तो कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, तेल या सूती वस्त्र उद्योग है, चाय कॉफी आदि उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग में जो भी खनिजों पर आधारित होते हैं, जैसे लोह इस्पात उद्योग लोहे पर आधारित है। इसी प्रकार सीमेंट उद्योग है। रसायन आधारित पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, नमक, रासायनिक उर्वरक अगर आप बना रहे हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आपको बताना है। वन आधारित उद्योग, वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त हो रही है तो इमारती उद्योग, वनों से हमें लुगदी प्राप्त हो रही है तो कागज उद्योग, टारपिन तेल, लाख उद्योग, ये आपको ध्यान में रखना है। पशु आधारित चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, या आप डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन को भी ले सकते हैं। उत्पादन के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता उद्योग आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में विशिष्ट जो टॉपिक बनता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हम स्वामित्व वाला टॉपिक को एक बार विशेष तौर पे देख लेते हैं। जी हाँ, स्वामित्व उद्योग में सबसे पहला आपके जो टॉपिक बन रहा है वो है सार्वजनिक उद्योग। सेकंड जो बन रहा है निजी उद्योग,
और जो थर्ड बिंदु जो बन रहा है आपके, वो है आपके संयुक्त उद्योग। जी हाँ, इन तीनों बिंदुओं को आप समझ लीजिए। सार्वजनिक उद्योग जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, सरकार के द्वारा, और उसमें कोई भी उद्योगपति अपनी पूंजी इन्वेस्ट करके उद्योगों से जुड़ सकता है। निजी उद्योग जो उद्योगों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है और प्रॉफिट और लॉस वह व्यक्ति खुद वहन करता है। संयुक्त उद्योग जिसमें दो या दो से अधिक उद्योगपति आपस में मिलकर उद्योगों का विकास करता है और प्रॉफिट और लॉस आपस में बांट देते हैं। ये एग्जाम में विशेष तौर पे पूछा जाएगा स्वामित्व के आधार पर। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनका निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये आपके दे रखे हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग को लेकर। जी हाँ, टॉपिक आपके सामने है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे पहले आपको ट्रांस शब्द को पकड़ना है साथियों कि ट्रांस होता क्या है। जी हाँ, ट्रांस, ट्रांस से तात्पर्य दे रखा है, हिंदी इसका वर्ड होगा पार, अर्थात वे रेल मार्ग जो किसी देश को या किसी महाद्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करता है तो उसे कहा जाता है ट्रांस या पार। विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है उसके बारे में हम बात करेंगे और वह इस प्रकार है। जी हाँ, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वह पार साइबेरियन रेल मार्ग को लेकर। जी हाँ, तो पार साइबेरियन रेल मार्ग नाम से पता चल रहा है, साइबेरियन अर्थात साइबेरिया क्षेत्र रूस देश में आता है। तो इस देश की जो स्थिति है वह रूस देश में है। यह जो रेल मार्ग है वह आपको 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन करना है। पहला जो बिंदु आपको ध्यान में रखना है वो है इसका परिचय को लेकर, सामान्य परिचय को लेकर कि रेल मार्ग का परिचय क्या बताओगे। विश्व का सबसे लंबा रूस देश में है और एशिया और यूरोप क्षेत्र को जोड़ रहा है, तो यह यूरेशियन बेल्ट में स्थित है और साइबेरियन भूमि को, साइबेरियन क्षेत्र को पार कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पार साइबेरियन रेल मार्ग। जी हाँ, इस रेल मार्ग का जो निर्माण कार्य जो है वह 1905 में कंप्लीट हुआ था, जो 1891 में स्टार्ट हुआ था। और इस रेल मार्ग में दोहरा पथ परिवहन 1945 में दोहरा पथ परिवहन स्टार्ट कर दिया गया था।
और यह रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा अर्थात 9,560 किलोमीटर की लंबाई को धारण करता है। ये हो गया इसके सामान्य परिचय को लेकर। दूसरा बिंदु इसमें जो विशेष पूछा जाता है संयोजक नगर को लेकर। जी हाँ, किन किन नगरों को ये जोड़ता है। संयोजक नगर में आपको बताना है कि यह रेल मार्ग स्टार्ट जो होता है वह व्लादिवोस्टॉक प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक नगर से, उसके बाद में खबरोवोस्क, चीता, अंगारसक, ऐसे करते हुए ओमस्क, ट्यूमेन, कजान और रूस की राजधानी मॉस्को नगर को जोड़ता हुआ लास्ट बाल्टिक सागर के तट पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग नगर, जिसको लेनिनग्राद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। जी हाँ, तो आपको ये नगर विशेष तौर पे याद करने होंगे, जैसे खबरोवोस्क नगर है, चीता है, अंगारसक है, ये इनको जोड़ता है। देन थर्ड नंबर पर आपको विशेष तौर पे बताना है इसकी विशेषता को लेकर। जी हाँ, क्या क्या इसकी विशेषता है। तो यह जो रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा, फर्स्ट विशेषता। सेकंड आपको बताना है रूस देश की राजधानी को जोड़ता है मॉस्को को। थर्ड आपको बताना है रूस के औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है, अर्थात यह रेल मार्ग रूस की आर्थिक धमनी भी कहलाती है। इस रेल मार्ग के दक्षिण में एशियाई बाजार हैं, अर्थात एशिया महाद्वीप के देश आते हैं, जो इस तरफ आपके जो महाद्वीप हैं यूरोप महाद्वीप के बाजारों से जोड़ने का कार्य करता है। ये मुख्य मुख्य बातें आपको पार साइबेरियन रेल मार्ग के अंतर्गत बतानी। जी हाँ, इसी प्रकार अगला जो रेल मार्ग हमारा बनता है वह है पार कनेडियन रेल मार्ग। जी हाँ, पार कनेडियन में आप नोटिस कर सकते हैं पार कनेडियन रेल मार्ग, कनेडियन कनाडा से लिया गया है, जो उत्तरी अमेरिका का एक राष्ट्र है। इस रेल मार्ग में आपको बताना है कि यह रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर से प्रारंभ होता है, जो सिडन, क्यूबेक, मार्टियल और कनाडा की राजधानी ओटावा को जोड़ता हुआ कैडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलारी, कैम्पलुप्स और विक्टोरिया होते हुए लास्ट जो स्टेशन है वो है वैंकूवर। जी हाँ, वैंकूवर नगर तक जोड़ता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि पार कनेडियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर नगर को आपस में जोड़ता है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट रेल मार्ग की हम बात करते हैं। जी हाँ, अगला जो रेल मार्ग है आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो है पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग को लेकर। जी हाँ, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जी हाँ, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग में आपको क्या बताना है कि यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के लगभग दक्षिणी भाग में स्थित है, जो सिडनी से प्रारंभ होता है। एक शाखा इसके एल्बरी और मेलबोर्न तक जाती है। उसके बाद में यह पार्क्स, रोटो, ब्रोकन हिल, पीटरबोरो, पोर्ट अगस्ता, फॉरेस्ट और कलगुरली, जो यहाँ पर एक सोने की खान है, उसके बाद में लास्ट अंतिम में पर्थ नगर को जोड़ता है। तो रेल मार्ग सिडनी से प्रारंभ होता है, मेलबोर्न को जोड़ते हुए पर्थ नगर को जोड़ता है। यह आपके पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। इनमें भी बिंदु 3 रूपों में आपको पढ़ना है। फर्स्ट नंबर स्थिति को लेकर, सेकंड नंबर
प्रमुख नगरों को लेकर और थर्ड नंबर इसमें विशेषताओं को लेकर। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं हम। और अगले जो टॉपिक है आपके वह है रेल मार्गों में केप काहिरा रेल मार्ग। जी हाँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? केप काहिरा, दो शब्दों से इस रेल मार्ग को आप पकड़ सकते हैं। केप का तात्पर्य यहां पर दे रखा है केप टाउन, दक्षिणी अफ्रीका में केप टाउन राजधानी क्षेत्र आप ले लीजिए, और काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, और दोनों ही क्षेत्र आपको पता ही है अफ्रीका महाद्वीप में है। यह रेल मार्ग उत्तर की ओर काहिरा, आसवान, वादी हाफा, खार्तूम, कोस्टी होता हुआ विक्टोरिया झील तक पहुंच जाता है। बीच में और भी झीलें हैं, टेगनेका झील है, न्यासा झील है। दक्षिण की ओर केप टाउन, किम्बरले जोहान्सबर्ग यहाँ पर खाने हैं बड़ी, प्रिटोरिया होता हुआ बुलवायो तक और विक्टोरिया प्रपात तक पहुंचता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने का कार्य करता है, जिसे कहा जाता है केप काहिरा रेल मार्ग। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो है आपके आंतरिक जल परिवहन में। आपने टॉपिक पढ़ा भी होगा, आंतरिक जल मार्ग नाम से पता चल रहा है राइन नदी। राइन नदी जो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होती है और यह विश्व की सबसे व्यस्तम नदियों में से मानी जाती है। इसमें कोयले का परिवहन अत्यधिक होता है और यह जो नदी है वह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड बड़े बड़े प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती है और यूरोप के एक आंतरिक जल प्रवाह में इसका नाम भी आता है। जी हाँ, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। इसी प्रकार यूएसए में आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत अगर क्वेश्चन बन जाए संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो क्या बताना आपको, यहां पर कुछ महान झीलें पाई जाती है। जैसे उनके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं, HOMES, होम्स आप याद रखिए। H का तात्पर्य यहां पर हयोलन झील से लिया गया है, O का तात्पर्य यहां पर ऑन्टारियो झील से लिया गया है और M का तात्पर्य मिशिगन झील, E का तात्पर्य यहां पर ईरी झील से लिया गया है और S का तात्पर्य यहां पर सुपीरियर झील से लिया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक जल परिवहन का कार्य करती है। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु में हम बात करेंगे स्वेज नहर और पनामा नहर को लेकर। जी हाँ, स्वेज नहर और पनामा नहर में जो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है, हालांकि यहां पर बता रखी है, एक तरफ जो है स्वेज नहर है और दूसरे ही टॉपिक में आपके पनामा नहर है। इनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों स्वेज नहर को लेकर। जी हाँ, स्वेज नहर में क्या क्या बिंदु आपको याद रखना है, एक बार विश्व मानचित्र पर इसको देख लेते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड मैप में स्वेज नहर और पनामा नहर आपको कहां बतानी है? जी हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि स्वेज नहर जो है वह यहां पर आ रखा है आपके भूमध्य सागर, और यहां पर एक छोटा सा सागर है जिसका नाम है लाल सागर। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है
वह इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार यह आप बता सकते हैं स्वेज नहर। इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो यहां पर आ जाता है आपके हिंद महासागर, और यहां पर आ जाता है आपके अंध महासागर। जी हाँ, हिंद महासागर और अंध महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। स्वेज नहर की जो लंबाई को लेकर अगर बात की जाए तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 162 इसकी लंबाई आपको बतानी है। बाकी इसमें गहराई को लेकर, चौड़ाई को लेकर या आप विशेषताओं में टॉपिक बता सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 100 जहाज गुजरते हैं, विकसित देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पनामा नहर को लेकर। पनामा नहर में आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ये वाला जो बेल्ट है, यहां पर आपको बताना है पनामा नहर। जी हाँ, ये पनामा नहर को लेकर, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करती है, और इधर अंध महासागर है और इधर आपके प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। जी हाँ, अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। ये पनामा नहर की जो लंबाई है वह आपको बतानी है 82 किलोमीटर। यह विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके अम्लीय वर्षा को लेकर, इनके भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखना है। अम्लीय वर्षा पृथ्वी तल पर कल कारखानों से या परिवहन क्षेत्रों से दो गैसें आपको याद रखनी है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये दोनों गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती हैं और ऊपर जाकर यह जल के साथ आर्द्रता H2O के साथ क्रिया करती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करेगी तो बनाएगी आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर क्रिया करेगी जल के साथ तो वो बनाएगी आपके नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों एसिड वर्षा के जल में घुलकर धरातल पर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। इसके कारण, प्रभाव और उपाय को लेकर आप विशेष तौर पे पढ़ना, एग्जाम में पूछा जाएगा और इन दो गैसों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं। और अगला जो बिंदु है हमारा वह ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर। जी हाँ, क्या होता है हरित गृह प्रभाव? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हरित गृह प्रभाव में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, हरित गृह प्रभाव
ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपल सा टॉपिक है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, मान लीजिए ये सन है, सूर्य है, और इससे आने वाली जो किरणें हैं ये किरणें, ये किरणें हमारे धरातल तक आती हैं और मान लीजिए हमारा सरफेस है, धरातल है, सरफेस धरातल पर पहुंचती हैं। आने वाली किरणों को कहा जाता है लघु तरंगे। आने वाली किरणें क्या कहलाती है? लघु तरंगे। और यह किरणें वापस पृथ्वी तल से टकरा कर पार्थिव विकिरण करके पुनः वायुमंडल में लौटती हैं। लेकिन यह वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाती है। यहां पर देखो एक लाइन दे रखी है, यह लाइन इनको बताती है कि कल कारखानों से और औद्योगिक क्षेत्रों से हमने जो है यहां पर एक लेयर बना दी है वायुमंडल में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रस ऑक्साइड की या धूल के कणों की या आर्द्रता ह्यूमिडिटी की आदि कणों की यहां पर लेयर बना दी है। यह CO2 की लेयर इन किरणों को यहां रोक देती है। जाने वाली किरणें क्या कहलाती हैं? दीर्घ तरंगे। इन दीर्घ तरंगों को रोक देती है। रोकने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का, पृथ्वी के आवरण का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल के टेम्परेचर के बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव के रूप में जानी जाती है। इनके भी कारण प्रभाव वगैरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड टॉपिक थे जो आपको विशेष तौर पे याद करना है। और ऐश्वर्या कॉलेज के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे ढंग से एग्जाम दे सके और अच्छे मार्क्स प्राप्त करके हाई एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ सके। इसी के साथ कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और कॉलेज के ऑनलाइन क्लास से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।